नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने पॉलिटिकल साइंस पावर शेयरिंग का थर्ड वीडियो लेकर आ गया हूं। और इसके पहले कि मैं आगे बताऊं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिवीजन करना चाहता हूं, पीछे वाले कुछ बातों को याद करना चाहता हूं। तो ये जो चैप्टर है ये हमारा इस टॉपिक पे है, पावर शेयरिंग। तो मैंने उसमें बताया था आपको कि जो पावर शेयरिंग है वो इन जनरल अगर किसी भी कंट्री का देखा जाए तो वो सिंपली होता है कि एक हो गया आपका लेजिस्लेचर, दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव्स और तीसरा हो गया जुडिशियरी। तो मैंने ये बताया था आपको कि ये तीन में मेनली रूप से डिवाइड होता है और ये आपको इंडिया में मेनली यही तरीका है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन का। और भी इसके आगे डीपली हम लोग बात करेंगे जब आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में ये समझाने का कोशिश किया गया था कि पावर शेयरिंग जरूरी है कि नहीं है। तो इसके लिए दो कंट्री का स्टोरी सुनाया गया, एक श्रीलंका मतलब जिसके बारे में बताया गया, और दूसरा था आपके पास बेल्जियम। तो श्रीलंका में हमने देखा कि किस तरीका से दो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, एक सिन्हाला थे और एक तमिल थे। तो यहाँ पे क्या था कि जो मेजोरिटी में है सिन्हाला, उन्होंने अपना जो भी रूल था वो सब इनको तमिल वाले को दबाने के लिए किया और जिसका परिणाम वहाँ सिविल वार के रूप में निकला, हमने ये देखा। और उस सिविल वार के कारण जो भी श्रीलंका का डेवलपमेंट था, जो वो पीसफुली रह रहे थे, वो सारा चीज़ उनका ख़त्म हो गया। और अभी भी लगभग उनका उसी तरीक़ा से चल रहा है। वो वैसा सिविल वार तो नहीं है, लेकिन अभी भी ये पॉलिटिकल जो है ना इनस्टेबल है, अनस्टेबल है। वहीं हमने बेल्जियम में देखा कि यहाँ पे जो दो मेन लैंग्वेज के कारण जो कम्युनिटी बना हुआ था वो डच और फ्रेंच का था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एकोमोडेशन का रूल फॉलो किया, मतलब एक दूसरे का सपोर्ट किया। और आपने देखा कि यहाँ पे कितने कितने तरह के कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन इन्होंने किया, उसके बावजूद उसको रन किया और एक दूसरे को सपोर्ट किया। और इसी के कारण से क्या हुआ कि इनका जो कैपिटल था, बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, जब यूरोप कंट्री ने यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन किया तो उसका हेड क्वार्टर जो है यहाँ पे रखा। तो ये एक सिंबॉलिक है कि किस तरीका से, दैट मीन्स कि देखिए, एक तो कंट्री में इतना ज़्यादा डिफरेंट कम्युनिटी थे और डिफरेंट कंट्री के लोग मिलकर, मतलब पूरे डिफरेंट यूरोप के जितने भी कंट्री मिलकर जब यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन किए हैं, तो आप समझिए कि उसका हेड क्वार्टर अगर ब्रुसेल्स रखते हैं तो ये कितना इम्पोर्टेंट हो गया और ये कितना बड़ा एग्जाम्पल सेट करता है बेल्जियम। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हम लोगों ने ये समझा कि पावर शेयरिंग जो है ज़रूरी है। लेकिन ये एग्जाम्पल से समझा, अब थोड़ा सा इसी के आगे पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है और पावर शेयरिंग जो करते हैं तो किस तरीक़ा से करते हैं, उसी के ऊपर ये नेक्स्ट हमारा जो है इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये चैप्टर का लास्ट वीडियो है, इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं इसे फिनिश करना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट है वाई, ये जो सवाल है कि वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल। तो इसका जो मेन जो है ना वो दो पॉइंट में इसको डिवाइड किया गया, एक प्रूडेंशियल बोला गया और दूसरा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो है मोरल। इस 2 पॉइंट के अंतर्गत ही बोला गया है कि ये जो है ज़रूरी है। तो फर्स्ट हम प्रूडेंशियल को समझते हैं। तो इसमें क्या बोला गया कि ये किस तरीक़ा से लिया गया, तो ये लिया गया कि मतलब पहले का बेस्ड ऑन द प्रूडेंस, मतलब पहले का केयरफुल कैलकुलेशन गेन एंड लॉसेस, मतलब किस तरीका से क्या गेन हुआ और क्या लॉस हुआ, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आया, उसके आधार पर बोला गया। तो जैसे इसका पॉइंट आप लोग पढ़िए, मैं बोलता हूँ, पावर शेयरिंग इज अ गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे सोशल ग्रुप में अगर कन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो ये कितना इम्पोर्टेंट बात हो जाएगा कि हम लोग शांति से रहेंगे, आगे बात करेंगे। उसके बाद है सोशल कन्फ्लिक्ट लीड्स टू वायलेंस, जो कि हम लोग देख चुके हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो अगर हम लोग इसी पे ध्यान देंगे तो कंट्री क्या आगे बढ़ेगा,
है ना। तो ये पीछे का एक्सपीरियंस लेके ये सब पॉइंट को नोट किया गया है। Imposing the will of majority community over the others may look like an attractive option in the short run, but in the long run, it undermine the unity of the nation. देखिए, जो किसी भी कंट्री में जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है, तो वो क्या होता है कि मतलब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ लगता है कि हम ही पावरफुल रहें और जो वीक कम्युनिटी है उसको दबा के रखें। लेकिन ये बहुत अट्रैक्टिव है शॉर्ट रन में, क्योंकि देखिए आप अगर किसी भी कहीं भी कंट्री में पावरफुल रहते हैं तो आप किसी न किसी पे क्या होता है कि हावी होते हैं, मतलब रूल जो भी बनाते हैं या उस कंट्री को चलाने के लिए जो रन करता है तो वो वहाँ के लोग ही होते हैं। तो अगर भले वो मतलब आप मान के चलिए कि माइनॉरिटी में है और उसको अगर हम लोग दबाते हैं तो ये शॉर्ट रन में तो ठीक हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं वहाँ के यूनिटी को कमज़ोर करता है। ये चीज़ हम लोग पहले एग्जाम्पल में देख चुके हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ। तो इसलिए लॉन्ग रन के लिए ना पावर शेयरिंग जरूरी है। उसके बाद क्या है कि जिस तरीके से जैसे मेजोरिटी सिन्हाला लैंग्वेज बोलने का श्रीलंका में था, तो वो एक तरीके से डिक्टेटरशिप टाइप का कर रहा था, क्योंकि डिक्टेटरशिप क्या हो गया कि वो सारा जो रूल बना रहे थे वो सारा का सारा अपना ही भलाई के लिए कर रहे थे और जो माइनॉरिटी में तमिल था उसको दबा रहे थे। तो वही बोला जा रहा है कि ट्रेनी मतलब डिक्टेटरशिप्स ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव, मतलब कि फॉर द माइनॉरिटी, मतलब जो हम लोग हार्श करते हैं मतलब दबाते हैं माइनॉरिटी के, इट ऑफन ब्रिंग्स रूइन टू द मेजोरिटी एज वेल, मतलब जो मेजोरिटी में हो उसको भी रूइन करते हैं, डीके करते हैं, यानी बर्बाद कर देते हैं। तो ये लॉन्ग रन में अगर कोई कंट्री के बारे में पढ़िएगा तो आपको ये सीधा सीधा समझ में आएगा। तो उसी के आधार पे मतलब एक पॉइंट जो है, ये जो सवाल है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो इस पे ये प्रूडेंशियल पॉइंट देके ये सारा चीज़ क्लियर किया गया, क्योंकि ये पीछे का जो भी एक्सपीरियंस गेन किए हैं उसके आधार पर बोला जा रहा है। नेक्स्ट, अब यही जो मैं आपको सेकेंड पॉइंट बता रहा था मोरल, तो इसमें देखिए मोरल क्या है कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये जो बात बोला जा रहा है ना स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, हम लोग जैसे मैं थोड़ा सा आपको खेल के तरीके से समझाता हूँ कि जैसे बोला जाता है कि स्पिरिट ऑफ द गेम से मतलब स्पिरिट ऑफ द गेम ये बोलता है कि आप हार हो या जीत हो, जो प्लेयर अच्छा खेलता है उसका रिस्पेक्ट करते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, मतलब हो सके उसी के कारण वो आपकी टीम हारी हो। लेकिन आप देखते होंगे, अगर कभी कभी आपने मैच देखा होगा या फुटबॉल देखा होगा, तो फुटबॉल में तो जर्सी चेंज करते हैं लोग एक दूसरे से, लेकिन क्रिकेट में देखे होंगे तो उन लोग हाथ मिलाते हैं। तो ये क्या है, ये स्पिरिट ऑफ द गेम है। उसी तरीका से मतलब सोचिए कितना ये इंपॉर्टेंट है कि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बोला जा रहा है कि पावर शेयरिंग को बोला जा रहा है। और सेकेंड पॉइंट इसमें पढ़ते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विथ दोज affected by its exercise and who have to live with its effect। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिए। जैसे इसमें क्या बोला जा रहा है कि जैसे जो पावरफुल है, जिसके पास पावर शेयरिंग किए हैं हम लोग, है ना, वो मान लीजिए कि कुछ रूल बनाया, है ना, तो इस इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे कोई भी रूल बना तो वो भी उस रूल के अंडर में रहे। ऐसा नहीं है कि जैसे हम प्राइम मिनिस्टर हैं या कोई मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो कोई रूल अगर बना है तो उस रूल के अंतर्गत हम नहीं है। एक साधारण आदमी भी अगर चोरी करता है और वो पकड़ा जाता है तो उसको जो सज़ा मिलेगा वही सज़ा एमएलए एमपी और किसी को भी मिलेगा, है ना। तो यही डेमोक्रेटिक मतलब जो रूल है वो पावर शेयरिंग का ये सबसे बेनिफिट है कि वो इस तरीका से ही पावर का शेयरिंग हो। फिर क्या है कि पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नर, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे हम पे अगर कोई राज करे या हम मतलब किसी के अंडर में रहें तो ये मेरा भी अधिकार है कि हम किस तरीका से रहें, ये आज़ादी हमको मिलना चाहिए। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन where the citizens through participation acquire a stake in system। इम्पोर्टेंट ये मतलब एक लीगल गवर्नमेंट क्या है, वो है जिसमें कि जो लोग रह रहे हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो भी सिस्टम में एक्वायर करें, मतलब उनको भी पार्टिसिपेशन, वो भी जो पावर का शेयरिंग है उनका भी कुछ रहे। तो जैसे हम लोग इंडिया में देखते हैं कि जो एक नॉर्मल व्यक्ति है उसका सबसे ज़्यादा पावरफुल है उसका वोट,
फिर जैसे जैसे जो जिस तरीका से काबिल होता है उसका अपना अपना पावर बढ़ते जाता है। लेकिन कोई भी रूल जो है डेमोक्रेटिक में बना हुआ वो सब पे है। दैट मीन्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है वो सब पे लागू है, वहाँ कहीं एक्सेप्शन नहीं है। तो ये जो दो मेन पॉइंट है जिसके आधार पे ये बोला जा रहा है कि पावर का शेयरिंग जरूरी है। तो मोरल हो गया, तो उसको बोला गया कि ये वैल्यूबल है, प्रूडेंशियल है, बेटर आउटकम्स। मतलब ये हम लोग जो हिस्ट्री है उसके स्टडी करके ये बोले थे। और ये मोरल मतलब कि जो डेमोक्रेसी के स्पिरिट है उसके आधार पे ये बोला गया है। तो ये मतलब एक्सप्लेनेशन दिया गया। एक हम लोग जो स्टार्ट किए तो उसमें हम लोग ये समझे कि पावर शेयरिंग जो है मतलब क्या, जैसे उसमें शुरू में बताया जा रहा था कि अगर आप अपने पावर को डिवाइड कीजिएगा तो आप वीक होइएगा। लेकिन जैसे ही दो स्टोरी हम लोग को सुनाया गया, दो कंट्री के बारे में बताया गया। श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं किया गया, बेल्जियम में किया गया। तो आप लोग ने देखा और हमने भी पढ़ा कि बेल्जियम जो है कितना मतलब शांति से रहा और आगे बढ़ा, और श्रीलंका में एक सिविल वार हुआ। तो वो मेन हो गया प्रूडेंशियल। और जो डेमोक्रेटिक का जो मेन मोरल है, जो वैल्यू है, वो पावर शेयरिंग से ही आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है, इसको आप अपने बुक में देखिएगा, एनसीईआरटी का है। एनेट स्टडीज यहाँ पे ऑन अ डच मीडियम, सही यहाँ कुछ नहीं। एनेट स्टडीज अ डच मीडियम स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ बेल्जियम। कोई डच मीडियम स्कूल है, वो जो नॉर्दर्न रीजन में बेल्जियम में वहाँ पे पढ़ता है, डच मीडियम है, ये इंपॉर्टेंट है। मेनी फ्रेंच स्पीकिंग, कुछ लोग वहाँ जो है फ्रेंच बोलते हैं स्टूडेंट। मेनी मतलब जो भी ज़्यादा में। हर स्कूल वांट्स टू मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू फ्रेंच, मतलब वो लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे फ्रेंच में इंस्ट्रक्शन हो। मतलब जो जैसे टीचर जो समझाए, जैसे मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो ऐसा है कि सीबीएसई के लिए मेनली रूप से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मान लीजिए कि हिंदी में जैसे बोल रहा हूँ तो किसी किसी को मतलब जैसे लगता होगा कि नहीं हिंदी नहीं उर्दू, मतलब उर्दू जैसे अगर कोई मुस्लिम हुए या मान लीजिए तमिल के हों, सीबीएसई तो कोई भी पढ़ सकता है, इंग्लिश में भी सोच रहे होंगे। लेकिन जैसे मैं हिंदी में बता रहा हूँ तो उसी तरीके से वहाँ पे क्या है कि फ्रेंच के स्टूडेंट चाह रहे हैं कि फ्रेंच में इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सेल्वी स्टडीज इन अ स्कूल इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ श्रीलंका, ऑल दी स्टूडेंट इन हर स्कूल आर तमिल स्पीकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सारा स्टूडेंट जो है क्या है, तमिल। यहाँ पे कुछ था, है ना, एंड दे वांट टू मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तमिल। ये तो देखिए अपने आप में कितना गलत है कि वहाँ पे ये डिमांड करने की क्या जरूरत है जब सभी तमिल है। दैट मीन्स कि वहाँ जरूर जो है ना सिन्हाला लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा होगा, ये मान लीजिए आप। उसके बावजूद भी मतलब ये है, इसमें यही सवाल है कि अगर स्टूडेंट या पेरेंट्स जाके बेल्जियम के गवर्नमेंट से और श्रीलंका गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं जो ये स्टूडेंट का मांग है, तो जिस तरीका से हम लोगों ने स्टडी किया है उस तरीके से ये समझ में आ रहा है कि श्रीलंका में इसको नहीं माना जाएगा, श्रीलंका में इसको नहीं माना जाएगा। वहीं बेल्जियम में कुछ ना कुछ रूल निकाल देगा। हो सके ये स्कूल में सेक्शन डिवाइड कर दे, सेक्शन 1, 2 और या ए बी, और जिसमें हो सके कि फ्रेंच वाले को अलग कर दे और डच वाले को अलग, और इसके लिए अलग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फ्रेंच हो जाए और यहाँ डच हो जाए। यानी कुछ ना कुछ जो बेल्जियम का है कंट्री और जो हम लोग उसके बारे में नहीं, कुछ ना कुछ वो सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन श्रीलंका में हो सके ये सिरे से खारिज कर दे कि नहीं, वहाँ पे सिन्हाला ही लैंग्वेज बोला जाएगा, जबकि क्या है सब तमिल बोलने वाले हैं। ठीक है, अब क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन ये सवाल है जिसका जवाब हम लोग जो पढ़े हैं उसके आधार पे दिए। एक स्टोरी और भी लिखा गया एनसीईआरटी में, तो मैं उसको भी क्लियर करना चाहता हूँ। खलील डायलेमा, मतलब कि ये कन्फ्यूजन है खलील का, और क्या कन्फ्यूजन है ये स्टोरी से हम लोग पढ़ेंगे। तो जब आप ये पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। हम लोग जैसे अभी तो देता नहीं है, लेकिन पहले आता था विक्रम बेताल, तो ये उसी के आधार पे दिया जा रहा है कि विक्रम जैसे ड्राइवर है जो बाइक चला रहा है और बेताल जो उसके पीछे बैठा हुआ है। तो ये जो बेताल है ये स्टोरी सुना रहा है और विक्रम से फिर सवाल पूछेगा। तो ये स्टोरी कोई बहुत अलग नहीं होगा, ये हम लोग से रिलेटेड ही होगा, तो इसको हम लोगों को देखना है। जैसे ये बात बताते हैं लेबनान के बारे में, तो ये स्टोरी तो है लेकिन लेबनान एक बता रहे हैं
कंट्री है। और ये कंट्री जो है ये वेस्टर्न, एक मिनट, ये कंट्री आपका एशिया का ही है। और ये जो है इसका कैपिटल जो है बेरूट है। ये एशियन कंट्री है, इसका कैपिटल बेरूट है। और इसका जब आप मैप देखिएगा तो ये देखिएगा कि ये सीरिया और इजराइल से घिरा हुआ है, इजराइल से घिरा हुआ है लेबनान, है ना। और इसका कैपिटल क्या है, तो इसका कैपिटल है आपका बेरूट। तो खलील क्या है कि वो कहाँ रहता है, बेरूट में रहता है। और ये लाइन दिया गया है बेरूट के बारे में कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी। तो इसका मतलब क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी ये होता है कि यहाँ पे ना डिफरेंट कंट्री के लोग आते हैं और यहाँ रहते हैं। और डिफरेंट कंट्री का है तो डिफरेंट कम्युनिटी के रहे, मतलब अलग अलग कम्युनिटी के। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप रिलीजन के बारे में बोला गया है, तो क्रिश्चियन मुस्लिम ये आसानी से वहाँ रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि खलील के जो पिता हैं वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है और जो मदर है वो सुन्नी मुस्लिम है। तो आपको पता चलेगा, आगे बताएंगे हम कि क्रिश्चियन में 2 होता है और मुस्लिम में भी 2 होता है। तो आपको आगे पता चलेगा कि दूसरा क्या है। लेकिन अभी आप यहाँ समझ लिए कि एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, एक सुन्नी है। और क्या लिख रहा है कि खलील अंकल वाज किल्ड इन सिविल वार। तो लेबनान में क्या हुआ था कि सिविल वार हुआ होगा बहुत पहले, और वो किसके बीच में हुआ होगा, तो इसी 2 रीजन के बीच में हुआ होगा, क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच में। हिज फादर हैव बीटर एक्सपीरियंस, क्योंकि उनके भाई होंगे, बट येट हिज पेरेंट्स इंटरमिंगल्ड। तो पेरेंट्स इंटरमिंगल्ड हुए मतलब दोनों में लव हुआ, दोनों शादी किए। जबकि कितना बीटर एक्सपीरियंस होगा कि एक मुस्लिम ही कम्युनिटी वार हुआ होगा, तो एक मुस्लिम ही जो है उसके भाई को मारा होगा। लेकिन ये ऐसा होता है कि जब आप एक ही जगह पे रहने लगेंगे तो ये जो बीटर एक्सपीरियंस है वो दूर चला जाता है और आदमी एक दूसरे के क्लोज आ जाता है ना। लेकिन ये मेन जो होता है, क्या होता है कि ये जो मतलब आप बोल सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति जो घृणा है ना, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को दिमाग में भरा जाता है। इन जनरल अगर इंसान को छोड़ दिया जाए तो वो सभी से प्यार ही करेगा, उसको किसी से हेट नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे कोई भी कम्युनिटी अगर पावर में आ जाता है तो वो अदर कम्युनिटी को दबाता है, जबकि मतलब ये ना करे, मतलब ये अगर ये ऐसा प्रेशर नहीं रहे, वो दबाए नहीं, तो हर कोई एक दूसरे को पसंद ही करता है। यहाँ पे देखिए वो एक्सपीरियंस बता रहा है, मतलब एग्जाम्पल पेश कर रहा है कि उसका भाई मतलब खलील के पापा के ब्रदर इसमें मरे हैं सिविल वार में, और सिविल वार इन्हीं दोनों के बीच में हुआ है। फिर भी वो उसी धर्म के, मुस्लिम धर्म के ही लड़की से शादी की। अब आगे हम पढ़ते हैं, ये स्टोरी समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्या है कि जैसे सिविल वार हुआ, एट द एंड ऑफ दिस सिविल वार लेबनान लीडर्स केम टुगेदर एंड एग्रीड सम बेसिक रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सिविल वार हो गया, अब बीच में जब जैसे ये कंटिन्यू, तो कोई भी चीज़ कंटिन्यू ही नहीं हो सकता, उसको रुकना ही होगा, है ना। जैसे अभी हम लोग बहुत ही विषम परिस्थिति से चल रहे हैं, कोरोना का टाइम है, तो ये भी रुकेगा, ये भी पीक पे जाएगा, ये भी रुकेगा ही रुकेगा चाहे जो हो जाए। तो वैसा ही सिविल वार भी हुआ लेबनान में, रुका। और जो वहाँ के लीडर थे, जो डिफरेंट कम्युनिटी के लीडर थे, उन्होंने अपना एक कंबाइन रूल बनाया। और वो रूल क्या था कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट होंगे वो कैथोलिक क्रिश्चियन होंगे। मैं यही आपको बता रहा था कि क्रिश्चियन में भी 2 होता है, एक कैथोलिक और दूसरा ऑर्थोडॉक्स। और मुस्लिम में भी 2, एक सुन्नी और दूसरा सिया। तो देखिए जिस तरह से हिंदू धर्म में कास्टिज्म होता है, उसी तरीक़ा से यहाँ पे कास्टिज्म नहीं होता है, लेकिन ये अलग होते हैं। दोनों क्रिश्चियन ही है, लेकिन एक ऑर्थोडॉक्स कहलाया और दूसरा कैथोलिक, और एक सुन्नी मुस्लिम कहलाया और दूसरा सिया। तो यहाँ पे रूल बना कि प्रेसिडेंट कौन रहेगा, कैथोलिक क्रिश्चियन। प्राइम मिनिस्टर कौन रहेगा, तो सुन्नी मुस्लिम। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन रहेगा, तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। स्पीकर कौन रहेगा, तो सिया मुस्लिम, है ना। तो ये 4 जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है कंट्री को, इसको इस तरीक़ा से डिवाइड किया गया। अब देखिए, अंडर दिस पैक्ट क्रिश्चियन एग्रीड नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन। हाँ, आप जो है ना, ये चीज़ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो अपना मतलब ये जो कंट्री के बारे में हम लोग जान रहे हैं लेबनान, यहाँ पे क्या था कि फ्रेंच लोग ने कब्जा करके रखा था, उनका जो मिलिट्री फोर्स यहाँ पे था। फिर क्या हुआ कि वो लोग चले गए। फिर वो चले जाने के बाद यहाँ पे सीरिया और इजराइल ने अपना सीना रखा और बहुत दिनों तक रखा।
तो जब ये एग्रीमेंट हुआ तो यहाँ पे बोला गया कि ये इस पैक्ट में एक चीज और क्या था कि क्रिश्चियन जो है वो एग्रीड हुआ कि नॉट सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन, कि वो मतलब जो हमारा कंट्री है वो फ्रेंच का प्रोटेक्शन में नहीं रहेगा। और मुस्लिम किस चीज पे एग्रीड हुआ कि नॉट सीक यूनिफिकेशन विद द नेबरिंग स्टेट सीरिया, मतलब ये बात भी चल रहा था कि सीरिया के साथ हम लोग मिल जाएंगे। तो मुस्लिम जो है इस बात के लिए एग्रीड हुआ कि नहीं मिलेंगे, और क्रिश्चियन किस चीज के लिए एग्रीड हो गया कि हम फ्रेंच का प्रोटेक्शन नहीं लेंगे। दोनों का अपना अपना कुछ फायदा होगा, लेकिन शांति के लिए इस जो है ना ये जो रूल है, ये जो समझौता हुआ है, इस पे ये लोग एग्री हो गया। अब देखिए एट द टाइम, नोट क्या बदला जा रहा है, एट द टाइम ऑफ एवर पैक्ट, जो ये जो पैक्ट बना उस समय क्या था कि क्रिश्चियन एंड मुस्लिम आर इन इक्वल नंबर, है ना, बट नाउ मुस्लिम इज इन क्लियर मेजोरिटी। उस समय लगभग एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं होंगे, लेकिन लगभग इक्वल में होंगे। लेकिन क्या होगा कि जैसे क्रिश्चियन का जनसंख्या जो है पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ा होगा और मुस्लिम का तेजी से बढ़ा होगा, तो उस कारण से 20 साल 30 साल बाद जो है ना वो इफेक्ट दिखता है। तो उस समय तो जब ये पैक्ट बना था तब तो ये चीज था कि दोनों इक्वल थे लगभग, लेकिन अभी मेजोरिटी में कौन आ गया, मुस्लिम। स्टोरी समझ में आ रहा है? अब यहां देखिए खलील अब क्या है कि ही इज नाउ अ पॉपुलर पॉलिटिशियन एंड ही डजंट वांट द प्रेजेंट सिनेरियो। अब ये क्यों वांट नहीं कर रहा प्रेजेंट सिनेरियो, तो क्योंकि इसके पापा जो थे वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे और इसकी मम्मी जो थी वो सुन्नी मुस्लिम थी। तो जो टॉप मोस्ट पोस्ट है प्रेसिडेंट का, वो पोस्ट कौन लेगा, वो पोस्ट लेगा कैथोलिक क्रिश्चियन। वो पोस्ट कौन लेगा, कैथोलिक क्रिश्चियन। तो ये पोस्ट तो इनको मिलेगा नहीं। इसी कारण से ना ये अपना धर्म जो है ना अपने फादर का रखना चाह रहे थे ना अपने मदर का, और ये क्या नॉर्मल डेमोक्रेसी चाह रहे थे। अब नॉर्मल डेमोक्रेसी क्या हो गया कि इनका कहना था, माने ये बोल रहे थे खलील कि चुनाव हो, वोटिंग हो, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो प्रेसिडेंट बनेगा। ये सिंपल ये कहना चाह रहे थे, है कि नहीं। तो जो इनके एल्डर थे तो वो क्या बोल रहे हैं कि बट हिज एल्डर टेल हिम प्रेजेंट सिस्टम इज बेस्ट फॉर पीस, कि ठीक है तुम मतलब चाह रहे हो, तुम पॉपुलर हो, तुम्हारा हो सके तुम प्रेसिडेंट भी बन जाओ। जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें तुम प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो अगर माँ का धर्म मानोगे। तो चलिए वो बात की बात है, लेकिन ये क्या नॉर्मल चाह रहा है। लेकिन जो इसके एल्डर हैं, जो इससे बड़े हैं, वहाँ के जो पुराने लोग हैं, वो बता रहे हैं कि जो प्रेजेंट सिस्टम है वही बेस्ट है शांति के लिए। तो इसी में यही सवाल जो है ना, जो ये जो विक्रम बेताल स्टार्ट किए थे हम लोग, ये स्टोरी जो सुनाया गया, तो यही बेताल जो है विक्रम से पूछ रहा है कि क्या सही है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो सही है कि जो खलील चाह रहा है वो सही है कि कुछ और लागू किया जा सकता है। तो इसमें अपना मत देना है। मैंने आपको स्टोरी समझा दिया। जहां तक मेरा मत है तो शांति के लिए जो है कोई भी समझौता हो, कितना भी वो किया जा सके, तो वो आपके लिए समझ लीजिए कि सस्ती हो। अगर आप लोगों में से किसी ने महाभारत देखा होगा, चूँकि अभी DD1 पे इसका प्रसारण हुआ था, तो कृष्ण भगवान जब शांति दूत बनकर जा रहे थे कौरवों के पास, तो मतलब क्या हुआ था कि पांडव लोग बहुत सारा प्रतिज्ञा ले लिए थे, जिसमें द्रौपदी जो है वो खुला बाल रखी हुई थी। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि अगर आप जाइएगा तो हमारे प्रतिज्ञा का क्या होगा, द्रौपदी के खुले बाल का क्या होगा। तो कृष्ण भगवान ने एक चीज वहां पे बोला कि अगर तुम्हारा प्रतिज्ञा टूटने से और द्रौपदी के खुले बाल से शांति मिले तो समझो कि शांति जो है सस्ती मिली है। तो इसीलिए मेरा यह मानना है, बाकी आप लोग समझ चुके हैं, आप लोग जो माने कि शांति जिस भाव में मिले वो सस्ता है। जितना भी कॉम्प्रोमाइज करने के बाद अगर शांति मिलता है तो समझ लीजिए कि वो आपको सस्ता मिला है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। तो इतना जो स्टोरी हम लोगों ने पढ़ा और जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो है और जो अभी तक मैंने पढ़ाया, वो सबसे ये क्लियर हो गया कि पावर का शेयरिंग करना जरूरी है। तो अब हम इस मतलब पॉइंट पे आ गए कि हम इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पावर का शेयरिंग जरूरी है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अब ये अगला सवाल ये आ रहा है कि शेयरिंग तो जरूरी है, लेकिन कैसे।
हम जो है पावर का शेयरिंग जो है वो कैसे करें। तो उसी के लिए फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो नेक्स्ट है हम लोग उसको पढ़ेंगे। इसको पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसका क्या पॉइंट है। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ ए गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप पर्सन लोकेट एट वन प्लेस। पहले ये माना जा रहा था कि पावर जो है वो सेंट्रलाइज होना चाहिए। और क्यों सेंट्रलाइज होना चाहिए, तो फॉर क्विक डिसीजन एंड इनफोर्स देम, कि अगर हम कोई डिसीजन लिए हैं और मान लीजिए कि पावर पूरा शेयर्ड है तो सबको मनाते मनाते बहुत टाइम होगा, हम कोई भी चीज़ को जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मतलब जैसे जैसे बट दोज नोशंस मतलब आइडिया, मतलब ये जो आइडिया है या ये जो कंसेप्ट है जो ऊपर हमने जाना वो चेंज हो गया विथ इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। जब डेमोक्रेसी आया तो ये समझ में आया कि ये जो हम लोगों का सोच है कि वो सेंट्रल में ही पावर होना चाहिए वो गलत है, उसके नतीजे गलत आने लगे। जब आप डिस्कशन कीजिएगा किसी भी पॉइंट से 10 लोगों के साथ, तो आप अगर सिंगली हैंडली सोचिएगा तो आपको लगेगा कि मैं सही हूँ, लेकिन जैसे ही आप 10 लोगों में इसका डिस्कशन कीजिएगा तो बहुत सारे पॉइंट निकल के आते हैं और तब आपको समझ में आएगा कि नहीं मैं गलत सोच रहा था, इसमें और भी कुछ कॉम्प्रोमाइज और भी कुछ नए रूल लागू हो सकते हैं। तो जैसे ये डेमोक्रेसी आया तो ऊपर का जो आइडिया था वो खत्म हो गया। आफ्टर द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इट इज बिलीव दैट इन अ डेमोक्रेसी political power should distributed among the citizen as possible, as many as possible। बहुत इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले क्या क्लियर हुआ कि ये क्लियर हुआ कि नहीं डेमोक्रेसी आना चाहिए। डेमोक्रेसी में जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते गया तो हम लोगों ने ये फील किया, जहाँ भी डेमोक्रेसी था उन लोगों ने ये फील किया कि डेमोक्रेसी में भी शेयरिंग पावर होना चाहिए। और वो कहाँ होना चाहिए, तो जितना ज़्यादा सिटीजन्स के रूप में आप सिटीजन के बीच में ये पावर को आप शेयरिंग कर लीजिए। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स एंड समवन हैज फेलो। बहुत सारे फॉर्म हैं लेकिन कुछ हम लोगों को यहाँ पढ़ना है और उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट है आपका पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स इन गवर्नमेंट। तो डिफरेंट ऑर्गन्स इन गवर्नमेंट, तो यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं जैसे लेजिस्लेचर, जो इसके बारे में स्टार्टिंग में ही हम लोग बात किए, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये सारे के सारे एक लेवल में है ना। तो एक बार जैसे समझ लीजिए कि लेजिस्लेचर क्या है, तो इसके बारे में अगर आप मतलब सुन रहे हैं तो इसको लिख लीजिए, द पार्ट दैट मेक्स लॉ। लेजिस्लेचर क्या है, ये जो है ना ये लॉ को बनाता है, मेक लॉ। अच्छा, ये जो लॉ बनाता है उसके अंदर ये भी आता है, यही खूबसूरती है कि जो लॉ बना रहा है वो भी उसके अंदर आता है। दैट मीन्स कि वो कोई क्रूअल लॉ नहीं बना सकता है, वो वही लॉ बना सकता है जो वैलिड है, जो वाइबल है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो ये लेजिस्लेचर में हम लोग का क्या हो गया, जैसे ये हम पहले भी बताए थे, एमपी, एमएलए है ना, और भी जो आपका राज्यसभा के मेंबर हुए। उसके बाद एक्सिक्यूटिव क्या हो गया, तो ये जो है जो कैरीज आउट द लॉ, कैरीज आउट द लॉ, मतलब जो लॉ को फॉलो करवाते हैं। जैसे हम लोग जान रहे हैं, ये आपको हम बताए हुए थे कि एसपी, डीएसपी जो भी है, यानी जो भी लोकल हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, आईएएस, आईपीएस जो हम लोग देखते हैं, थाना, ये सारा जो है ये एग्जीक्यूटिव्स है। ये यही लॉ बना उसको फॉलो कराने वाला चाहिए, तो वो है एग्जीक्यूटिव्स। अब जुडिशरी, तो जुडिशरी क्या है कि जो इस मतलब जो लॉ को तोड़ेगा, जो ब्रेक करेगा लॉ को, उसको पनिशमेंट देने के लिए ये है। लॉ ब्रेकर को पनिशमेंट देने के लिए ये है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और कितना इंपॉर्टेंट है कि ये पनिशमेंट देते हैं जुडिशरी, लेकिन अगर ये भी लॉ तोड़ेंगे तो इनको भी पनिशमेंट मिलेगा, और इनको भी रूल फॉलो कराता है कौन, एग्जीक्यूटिव्स। तो बहुत ये मतलब अगर इसको अच्छे सब समझ गए हैं तो ये जो इसके अंदर में जितना भी पॉइंट आएगा वो क्लियर आपका हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि इट इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल मतलब सब लेवल में है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। तीनों का डिफरेंट पावर है और ये तीनों आप मतलब एक तरह से कहें तो एक लेवल में है, कोई भी एक दूसरे पे हावी हो सकता है अगर कोई गलत किया तो।
सच अ सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। किसी को भी अनलिमिटेड पावर नहीं है। जुडिशरी अगर सजा देता है तो ये भी जेल जाता है, ये लोग को जेल भेजता है। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत नहीं करता, अगर ये गलत करेगा तो ये भी जेल जाएगा। दिस रिजल्ट इज अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन। ये जो है ना, ये बैलेंस ऑफ पावर मतलब एक तरीका से जैसे हम लोग इंडिया में देखते हैं तो हम लोगों का जो डेमोक्रेसी है वो रियल में एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं। लेकिन कुछ त्रुटियां हैं, वो धीरे धीरे दूर होगा और यह बढ़ भी सकता है ना। तो वो देखा जाए बाद में क्या होता है, लेकिन हम लोग का जैसा है वो लगभग बैलेंस है। इन अ डेमोक्रेसी इवन द मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर का एक्सरसाइज करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। ये क्या हो रहा है, जैसे मिनिस्टर कोई पावर को वो किया तो जो पार्लियामेंट होता है मतलब जो लोकसभा होता है, जो राज्यसभा होता है, असेंबलीज होता है, स्टेट असेंबलीज, उसमें उनको जवाब देना पड़ता है। और अभी तो जैसे आरटीआई या बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आ गया जहाँ से आप लोग उससे जवाब मांगा जा सकता है। ये आगे के चैप्टर में अगर हम लोगों को ये पूरा पढ़ना रहता तो यही सब हम लोगों को पढ़ना था इस पूरे पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है। Next, similarly, although judges are appointed by the executives, they can check functioning of executive and law made by the legislator. जैसे क्या है कि जजेस का सिलेक्शन जो होता है इसके लिए कमिटी बनता है, और कमिटी जो बनता है उसमें मेनली रूप से एग्जीक्यूटिव से मतलब जो सेक्रेटरी ये सब लेवल के होते हैं वही बनाते हैं, और वो इनका सिलेक्शन कर दिए। इनका सिलेक्शन जैसे मान लीजिए कि हम ही किए हैं, और ये फिर ना हमको ही देख रहे हैं और जो लॉ बनाया उनको भी देख रहे हैं। तो ये है इसका खूबसूरती। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। बहुत तगड़ा है। चेक एंड बैलेंस मतलब चेक भी कर रहा है, बैलेंस भी कर रहा है। एक दूसरे से सब रिलेटेड है, और एक दूसरे के अंडर भी सब है, और एक दूसरे से ऊपर भी सब है। तो ये सिस्टम है इसका। तो फर्स्ट सिस्टम जो है यही है, पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड गवर्नमेंट। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, पावर कैन बी सेवर्ड एमंग द गवर्नमेंट्स डिफरेंट लेवल। तो देखिए डिफरेंट लेवल समझिए इस चीज़ को। जैसे इंडिया में हम लोग जनरली समझ जाएंगे, उसी से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। जैसे जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, ये एक जनरल का बात हो रहा है। अच्छा, पूरे कंट्री में अगर एक गवर्नमेंट हो तो उसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। जहाँ जहाँ भी ऐसा है उसको हम लोग फेडरल गवर्नमेंट के अंतर्गत रखते हैं। और ये लगभग आपका जो है ज़्यादातर कंट्री में, जैसे यूएस में है, रसिया में है, और फेडरल गवर्नमेंट के बारे में है तो एक लिख लीजिए इसको, अ फेडरल कंट्री और सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट। ये यहाँ पे मैं लिखा नहीं लेकिन इसको मैं बता देता हूँ। अ फेडरल कंट्री और सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट इज वन इन विच द डिफरेंट स्टेट्स और प्रोविजंस ऑफ द कंट्री हैव इम्पोर्टेंट पावर्स टू मेक देयर ओन लॉज एंड डिसीजंस। मतलब क्या है कि फेडरल गवर्नमेंट क्या हो गया कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाएगा तो वो सब पे लागू होगा, लेकिन हर स्टेट अपना भी लॉ बनाने के लिए इंडिपेंडेंट है। तो इंडिया में हमारा कैसा है, जैसे एक तो हो गया हेड जो सेंट्रल में रहा, जो पूरा कंट्री का हेड तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, ये मान लीजिए हमारा प्राइम मिनिस्टर हो गया। उसके बाद प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, तो रीजनल लेवल हमारे स्टेट में चलता है तो ये हो गया जैसे चीफ मिनिस्टर। और स्टेट के अंदर भी होता है म्यूनसिपलिटी एंड पंचायत, ये हम लोग जानते हैं। ये तो यानी हमारे यहाँ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 लेवल तक का जो है पावर का शेयरिंग है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंसिंग और स्टेट गवर्नमेंट्स। यहाँ बहुत सारा कंट्री है जहाँ पे ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने श्रीलंका में हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन वही बेल्जियम में हम लोगों ने पढ़ा तो वहाँ पे था। आप याद कीजिए कि 2 रीजन थे वहाँ, तो दोनों रीजन के अलग अलग आपको गवर्नमेंट था, और सेंट्रल का ब्रुसेल्स में था, है ना। और साथ ही साथ जो आपका एक जो कम्युनिटी गवर्नमेंट था वो भी था। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने बेल्जियम में देखा। नेक्स्ट, where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers of different level governments. This is what they did in Belgium but was refused in Sri Lanka. ठीक है, ये चीज़ हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए। तो ये दूसरे टाइप्स का लॉ हो गया कि पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। नेक्स्ट, पावर में ऑल्सो शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल्स ग्रुप। हाँ, ये सोशल्स ग्रुप में ही मैं ये बताना चाह रहा था कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम था, तो याद कीजिए कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या था, डच का एक अलग गवर्नमेंट था,
फ्रेंच अलग गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगा, जर्मन, यानी ये लैंग्वेज बेस्ड पे था। और ये कहीं भी डच रहेगा उस कंट्री में, बेल्जियम में, चाहे जर्मनी बोलने वाला या फ्रेंच बोलने वाला, वही उसको सिलेक्ट करेगा। तो ये हो गया, यानी कि रिलीजन के आधार पे गुरु हो गया, लैंग्वेज के आधार पे गुरु हो गया। इन सम कंट्रीज देयर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द लीगल अरेंजमेंट्स वेयर बाय द सोशली वीकर सेक्शंस and women are represented in the legislature and administration reserved constituencies। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग के यहाँ भी है रिजर्वेशन, और हर तरह में रिजर्वेशन, जैसे गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन हो गया, यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन है। और वो रिजर्वेशन का केवल एक ही मकसद है कि जो वीकर कम्युनिटी है ना, उसको आगे बढ़ाना, उसको शेयर करना। जैसे बहुत जगह पे आप देखते होंगे कि जैसे चुनाव होता है तो बोला जाता है कि ये सीट जो है ये फिक्स है शेड्यूल कास्ट के लिए, फिर कहीं कहीं पे होता है कि ये सीट जो है ये फिक्स है वुमेन के लिए। तो ये केवल और केवल इसका ये मकसद होता है कि इन लोगों को जो सोशली वीक है, वीकर सेक्शन है, इनको भी पावर दिया जाए और ये मेन स्ट्रीम में आए। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन मीन टू गिव स्पेस इन अ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप हु अदरवाइज वुड फील एलिनेटेड, मतलब वही चीज डिटैचमेंट फ्रॉम दी गवर्नमेंट। मतलब इनको अगर हम लोग शामिल नहीं करेंगे, यानी कोई भी गवर्नमेंट, चाहे इंडिया हो चाहे अदर कहीं भी हो, वो अपने जो वीक कम्युनिटी है उनको, मतलब आप देखिए कहाँ श्रीलंका में दबाने की बात किया जा रहा है, और यहाँ शेयरिंग पावर में क्या बोला जा रहा है कि वो जो वीक कम्युनिटी है, जो मतलब माइनॉरिटी में है, उनको रिजर्वेशन देकर आगे बढ़ाइए, उनको आगे लाइए, ताकि वो अलग थलग फील ना करे। क्योंकि वो अगर फील करेंगे तो उसका फायदा जो है आपका इंटरनली जो है, जो भी मतलब है उसको बाहर, मतलब जो होते हैं ना जासूस, जो ये सब इधर उधर कंट्री के लोग आते हैं, उसमें वो आता है। तो इस कारण से उसको भी पावर दिया जाए विथ रिजर्वेशन, मतलब मस्ट करके। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। यही डिस्कशन हम लोग अभी किए, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा तो ये क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। तो देखिए ये पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स, ये आपको ना आपके चैप्टर 3 में पढ़ना है, लेकिन चूंकि ये 30% जो कट हुआ है इस कारण से ये तो नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ से हम लोगों को पावर शेयरिंग में समझना है, इसलिए थोड़ा सा आइडिया मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और जो वो हम लोग फेडरल गवर्नमेंट के बारे में जो बात की है, यही आपका चैप्टर 2 में पढ़ना है। फेडरल गवर्नमेंट में क्या है, पावर शेयरिंग रहता है डिफरेंट लेवल पे, और सबको अपना इंडिपेंडेंट रहता है लॉ बनाने के लिए, कुछ ना कुछ छोटा मोटा लॉ बनाने के लिए। तो इसके बारे में हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, कंपटीशन। जितना ज़्यादा कंपटीशन पार्टीज रहेगा उतना कंपटीशन होगा, सभी पार्टीज के लोग रहते हैं, ठीक है। अब इससे कैसे पावर का शेयरिंग कैसे होगा, तो पहले ये समझ लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनता है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना आइडियोलॉजी और एक अपना सोशल ग्रुप होता है। एक मिनट, आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप होता है डिफरेंट। तो इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए जैसे अभी हम लोग बीजेपी गवर्नमेंट में रह रहे हैं, इसके पहले भी बीजेपी था, लेकिन उसके पहले क्या था, कांग्रेस था, है ना। और बहुत बार कैसा गवर्नमेंट बना है, कोलिएशन गवर्नमेंट, मतलब बहुत सारे पार्टी। देखिए अलायंस क्या है, अलायंस को समझना होगा, अ ग्रुप ऑफ पार्टीज बिफोर द इलेक्शन, मतलब इलेक्शन से पहले अगर हम लोग अलायंस बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल झारखंड में हम पढ़ा रहा हूँ तो झारखंड के बारे में बताता हूँ कि यहाँ पे जेएमएम और कांग्रेस पहले से ही अलायंस बनाए थे, और आरजेडी भी उसमें शामिल था, ये स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव में। तो ये अलायंस हुआ, और कोलिशन क्या हुआ कि हम लोग लड़े अलग अलग, लेकिन बाद में फिर मिल के गवर्नमेंट बनाए, है ना। तो इससे क्या हो गया कि जैसे अलायंस बना तो किसी एक पार्टी के पास पावर नहीं रहा। जैसे अगर यहाँ पे शिबू सोरेन यानी जेएमएम का चीफ मिनिस्टर है, लेकिन बहुत सारे मंत्री कांग्रेस के भी हैं और एक मंत्री आपका आरजेडी का भी है। तो इससे क्या हुआ कि डिफरेंट पार्टी में पावर का शेयरिंग हुआ। तो यही पॉलिटिकल पार्टीज होने से जो होता है वो पावर का शेयरिंग होता है। और हम लोग के लिए यहाँ तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इंटरेस्ट ग्रुप, तो पहले ये प्रेशर ग्रुप के बारे में हम लोग जान लें, जो कि इसके बाद यही है। तो प्रेशर ग्रुप क्या होता है कि कोई भी जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है अपना, मतलब सेंट्रल में कोई भी रूल लगता है, तो ये किसी पार्टिकुलर सेक्शन को प्रॉफिट और निगेटिव
कर सकता है। तो जैसे बहुत बार आप सुने होंगे कि किसान ने जो है ना वो मतलब आंदोलन किया, तो इससे क्या हो गया, अभी जैसे मतलब बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। जैसे अगर हम किसी काम करते हैं किसी कारखाने में या किसी फील्ड में, तो वहाँ पे यूनियन होता है। तो वो यूनियन होता है कि जो भी मैनेजमेंट है उस पर प्रेशर डालने के लिए होता है। तो ये प्रेशर ग्रुप है। तो इसके बारे में हम लोग को 3rd चैप्टर में पढ़ना था, लेकिन ये मिस हुआ। अब मूवमेंट्स क्या हो गया कि यही जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो मूवमेंट्स का रूप ले लेता है। जैसे कि हम लोग अपने टाइम में, और आपने भी देखा होगा, अन्ना हजारे का मूवमेंट सुना था जो दिल्ली में हुआ था। और पहले बहुत ही नामी है, हो सके आपके जो गार्जियन है, माता पिता हो, उनसे पूछिएगा तो वो आपको बताएंगे जेपी आंदोलन के बारे में। ये भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। और अभी हम लोग के टाइम में क्या हुआ है, अन्ना हजारे। अब हम लोग इस पे आते हैं इंटरेस्ट ग्रुप। तो इंटरेस्ट ग्रुप क्या क्या होता है, ट्रेडर्स जो बेचते हैं, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर। तो ये क्या है कि दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन अ गवर्नमेंट पावर आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन अ गवर्नमेंट कमिटीज और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो देखिए ये कैसे वो करता है, जैसे आप लोग सुनते होंगे कि ऑटो वाले ने हड़ताल कर दिया दिल्ली में। कभी आप सुनते होंगे कि जैसे झारखंड जो है माइनिंग फील्ड से आता है तो माइंस बंद है। तो ये सारा क्या है ना कि ये कमिटी जो है ना मतलब सरकार का विरोध करती है। तो गवर्नमेंट क्या होता है कि कोई भी रूल लागू करता है तो जिस सेक्टर पे ये प्रभाव पड़ता है तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको बना के कमेटी बनाता है और फिर वो कमेटी डिसाइड करता है। इसलिए बहुत सारा कमेटी भी क्या हो गया कि जिसमें डिफरेंट लोग रहेंगे तो डिफरेंट आइडियाज आएगा और तब जाके एक अच्छा निष्कर्ष निकलेगा और वो रूल जो होगा कि सबको एक्सेप्टेबल होगा। तो ये पूरा जो हम लोग पढ़े हैं, जो आज मैंने स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जो स्टार्टिंग में पावर शेयरिंग जरूरी है कि नहीं उसके बारे में बात हुआ। फिर हम लोग स्टोरी के थ्रू जान गए कि हाँ जरूरी है, फिर क्यों जरूरी है वो बात हुआ, बहुत स्टोरी हुआ। लेबनान कंट्री के बारे में भी हम लोग पढ़े, खलील डायलेमा में जो था, और वो कौन सुना है तो विक्रम बेताल वो करके दिया गया था, उसमें भी जाने हम लोग। और 2 कंट्री के बारे में पहले हम लोग जान चुके हैं, श्रीलंका और बेल्जियम। तो श्रीलंका आप देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। और जो पावर शेयरिंग जब हम समझ गए कि करना है तो वो 4 जो है हम लोग को कॉमन वो पढ़ना था, तो उसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। अब इस वीडियो को आप आराम से देखिए, समझिए अच्छे से, पूरा बुक को पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा तो जो भी प्रॉब्लम्स है एनसीईआरटी का उसको मैं डिस्कस करूंगा। कुछ लिख दूंगा इसमें और कुछ जो है मौखिक डिस्कस करके उसको खत्म करूंगा। धन्यवाद।